सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 7 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन पेटेंट के बारे में। जीन पेटेंट हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक कंट्रोवर्शियल एरिया है और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तकरीबन 5000 पेटेंट्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं फॉर वेरियस जीन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो पहले आपको मैं बता दूं पेटेंट का मतलब क्या है। पेटेंट का मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए, पेटेंट एक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो एक ओनर को या एक इन्वेंटर को सॉवरन राइट देती है या सॉवरन अथॉरिटी देती है टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग यूजिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अभी पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे जब हमारा टॉपिक होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो हमारे इस साइंस एंड टेक में एक अलग ही टॉपिक है, उसमें हम ये सारी डिफरेंसेस समझेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि पेटेंट एक सॉवरन अथॉरिटी है एक इन्वेंटर की या एक ओनर की, जो ओनर बाद में हर किसी और बंदे को एक्सक्लूड करता है फ्रॉम यूजिंग और मेकिंग और सेलिंग दैट इन्वेंशन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 5000 पेटेंट्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं फॉर वेरियस जीन्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स ए पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर ए जीन अगर ये कंडीशंस को उस जीन ने फुलफ़िल किया। अब ये पहले ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो ट्रिप्स है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, और बाद में हम ये ट्रिप्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप याद रखिए कि ट्रिप्स एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इस ट्रिप्स के अकॉर्डिंग एक जीन को तभी पेटेंट मिल सकता है जब वो जीन ये कंडीशंस को फुलफ़िल करे। कंडीशन क्या है, जीन हैज़ टू बी नॉवल, जीन नया होना चाहिए, यानी कि इससे पहले इस जीन के लिए कोई पेटेंट क्लेम नहीं आई होनी चाहिए। नया जीन। दूसरी बात, इट मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप। जिस जीन के लिए आप पेटेंट क्लेम कर रहे हैं ना, ये जीन एज इट इज़ जैसे नेचर में मिलता है वैसे नहीं होना चाहिए। इसमें आपने कोई इन्वेंशन या कोई नई इनोवेशन करी होनी चाहिए। और जो जीन के लिए आपको पेटेंट चाहिए उस जीन का कमर्शियल यूज़ भी होना चाहिए। थेरेप्यूटिक्स में या डायग्नोस्टिक्स में या ड्रग डिज़ाइनिंग में कहीं पे भी इनका कमर्शियल यूज़ इस जीन का होना चाहिए। तब जाके अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होती है तब जाके अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ए पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर ए जीन। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे पेटेंट चाहिए एक पर्टिकुलर जीन का, तो मैं पेटेंट कैसे क्लेम करूँगा? हाउ वुड आई डू दैट? फर्स्ट, मैं एक जीन को एक्सट्रैक्ट करूँगा ह्यूमन बॉडी से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस जीन में मैं कोई मॉडिफिकेशंस करूँगा, कोई मॉडिफिकेशंस लाऊंगा। अब वो मॉडिफिकेशंस बिल्कुल नॉवल होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वेंटिव होनी चाहिए और उन मॉडिफिकेशंस का पर्पज़ ये होना चाहिए कि देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी, कि वो मॉडिफिकेशंस के बाद ये जीन इतना इन्हेंस हो कि उस जीन का बाद में कमर्शियल यूज़ बने, कमर्शियल यूज़ हो थेरेप्यूटिक्स में, ड्रग डिज़ाइनिंग में या डायग्नोस्टिक्स में, कहीं पे भी इस जीन का अब मॉडिफिकेशंस के बाद एक यूटिलिटी होनी चाहिए। तो the whole purpose of my modification has to be that there is some sort of utility now in this gene because of the modification। या इसका मतलब ये हुआ कि modification for the name sake नहीं होना चाहिए कि मेरे को पेटेंट चाहिए तो मैं ये चेंज इसमें ला रहा हूँ। भाई, अगर आप कोई चेंज आप इस जीन में ला रहे हो, उस चेंज से क्या इसका कमर्शियल यूज़ बढ़ रहा है वो हमें देखना है। उसी बात पे आपको बाद में पेटेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो डिपेंड करेगा कि कितनी यूटिलिटी है और क्या यूटिलिटी है। नाउ अगर हम बात करें, जीनोमिक्स को फ्यूचर माना जाता है मेडिसिन का और इसी वजह से बहुत सारी बायोटेक ऑर्गेनाइजेशंस अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम पे पेटेंट्स को रजिस्टर करें।
ताकि फ्यूचर में जब इन जीन्स का इस्तेमाल हो कहीं पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनको रॉयल्टी मिलती रहे, उनको पैसे मिलते रहे। और अभी के टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इतने सारे जीन्स को अपने नाम पे पेटेंट कर दिया है कि मतलब कभी कभी लॉजिक भी फेल हो जाता है कि इतना ज़्यादा क्यों, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे आर इंटरेस्टेड इन टू गेनिंग मोर मनीटरी रिवॉर्ड्स आउट ऑफ दीज पेटेंट्स। और दूसरी बात ये भी है कि उनको पता है कि जीनोमिक्स की वजह से हमारा जो फ्यूचर मेडिसिन का है दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस जीन एंड जीन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जीन पेटेंट्स को गेट कीपर पेटेंट्स भी बोला जाता है। अब इनको गेट कीपर पेटेंट्स क्यों बोला जाता है, और इतना ही नहीं, जीन पेटेंट्स को कभी कभी ये भी बोला जाता है कि इनोवेशन प्रमोट करने के बजाय ये आइडियाज़ को ही ब्लॉक करता है। कौन? जीन पेटेंट। अब ऐसा क्यों बोला गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई लोग, अगर हमें, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एक जीन जो है दैट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और एक जीन के बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, है ना। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जीन 1 की बात करूं, जीन 1 ह्यूमन बॉडी में किसी एक कंपनी ने उसको उसके नाम का पेटेंट रजिस्टर कराया, ठीक है। मानो मैंने जीन 1 के लिए अपने नाम का पेटेंट रजिस्टर कराया। नाउ आई हैव गॉट द पेटेंट फॉर जीन 1 इन ह्यूमन बॉडी। अब मैंने जब पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, मैंने वहाँ पे ये प्रूव किया था कि दिस जीन इज़ नोबल, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये भी प्रूव किया था कि देयर इज़ सम इन्वेंटिव स्टेप इन्वॉल्व्ड, यानी कि मैंने कोई मॉडिफिकेशन या इन्वेंशन की है, मॉडिफाई किया है इस जीन को ताकि इसकी कमर्शियल यूटिलिटी बढ़ जाए। और मैंने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बताया कि भाई जीन 1 में ये मॉडिफिकेशंस के बाद इसके ये कमर्शियल एस्पेक्ट्स बढ़ सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, एक जीन के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। इस वजह से जब मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन के लिए जीन 1 का पेटेंट मिला, अगली बार कोई दूसरा बंदा आएगा, उसको इसी जीन 1 के लिए पेटेंट चाहिए, क्योंकि वो अब ये मॉडिफिकेशन नहीं, कोई और नई मॉडिफिकेशन कर रहा है इस जीन में, कोई और कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए, कोई और कमर्शियल यूज़ बढ़ाने के लिए उस जीन का। बट जीन 1 का जो पेटेंट है वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है या किसी कमर्शियल कंपनी को मिल चुका है। इस वजह से वो जीन का जो फंक्शन था, दो जीन इज़ हैविंग मल्टीपल फंक्शंस, बट एक फंक्शन के बेसिस पे ये जीन का पेटेंट किसी एक बंदे को मिला। अब दूसरा बंदा कोई और मॉडिफिकेशन की वजह से इसी जीन का पेटेंट चाहता था, बट उसको नहीं मिला। वो इस बात पे क्या बोलते हैं, रिसर्च ही नहीं कर सकता है। क्यों नहीं रिसर्च कर सकता? क्योंकि जो बंदा 1 है, या मैं हूँ, या वो कमर्शियल कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी वो बोलते हैं कि भाई तुम जीन 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जीन 1 का जो पेटेंट है वो हमारे पास है। आप हमें पैसा दो तब जाके जीन 1 पे आप काम करो, क्योंकि इसका पेटेंट हमारे पास है। तो इस वजह से जो दूसरा बंदा था, उसका जो एक उभरता आइडिया था, एक उभरता आइडिया या उभरती रिसर्च जो उसकी थी, वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसको ये पता चला कि जीन 1 पे ऑलरेडी उस बंदे ने पेटेंट रजिस्टर करा दिया है। अब चाहे मैं इसमें नई चेंज भी लेके आऊँ, एक उसका नया रोल डिस्क्राइब करूँ ताकि मेरे को उस जीन 1 का पेटेंट मिले, वो नहीं हो पाता है। इस वजह से जो जीन 1 है उसका जो पेटेंट है ऑन द बेसिस ऑफ 1 रोल और 1 फंक्शन और फ्यू फंक्शंस, वो किसी एक बंदे को मिलता है। और नया बंदा जो उसी जीन पे काम करना चाहता है किसी और फंक्शन के प्रति, किसी और फंक्शन को के रिलेटेड, उसको वो जीन का पेटेंट नहीं मिल पाता। इस वजह से वो उस डायरेक्शन में काम ही नहीं करता। उसको पता है पेटेंट तो उसके नाम पे है, अब चलो इसका फंक्शन ये हो सकता था, बट चलो मैं अब इस पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ना पैसे देने पड़ेंगे इस कंपनी 1 को उस जीन का इस्तेमाल करने के लिए इन माई रिसर्च। समझ रहे हो? तो दैट इज़ हाउ द जीन पेटेंट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड एज ब्लॉकिंग आइडियाज़ रादर देन प्रमोटिंग इनोवेशन। और इसी वजह से इस जीन पेटेंट को गेट कीपर पेटेंट भी बोला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक और क्रिटिसिज्म मैं आपको बता दूं जीन पेटेंट का, ये बोला जाता है कि एक बंदा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, अब मेरी रिसर्च का जो नेट अमाउंट कॉस्ट है वो हमेशा बढ़ता है बिकॉज ऑफ दीज
पेटेंट होल्डर्स, बिकॉज अगर मेरे को कोई ड्रग डिज़ाइन करना है एक पर्टिकुलर जीन के लिए, अब उस जीन के इस्तेमाल के लिए मुझे पहले उस कंपनी को रॉयल्टी या पैसे देने हैं जिस कंपनी के नाम पे उस जीन का पेटेंट रजिस्टर है। तब तक मैं उस जीन पे काम ही नहीं कर सकता, मैं तो रिसर्च ही नहीं कर पाऊंगा उस जीन पे, क्योंकि उस जीन का पेटेंट तो ऑलरेडी किसी और बंदे ने रजिस्टर करा दिया अपने नाम पे। तो इस वजह से मुझे रॉयल्टी देनी पड़ती है। एक ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए अगर मैं ड्रग बना रहा हूँ या रिसर्च कर रहा हूँ, उस ड्रग को बनाने के लिए मुझे अब रॉयल्टी देनी है उस बंदे को या उस कंपनी को जिसके नाम पे इस जीन का पेटेंट रजिस्टर है। तो उस केस में और इस वजह से हमारा जो टोटल नेट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है ड्रग डिज़ाइनिंग में। बट जीन पेटेंट हासिल करने के लिए आपको पता है रिसर्च कंपनीज़ या ये क्या बोलते हैं इनको, बहुत सारी बायोटेक कंपनीज़ बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं रिसर्च मेथड्स पे, ताकि वो कुछ ऐसा फंक्शन इनोवेट करे किसी पर्टिकुलर जीन में जहाँ तक अभी तक लोग नहीं पहुँचे हैं या जिसके ऊपर उतना रिसर्च नहीं हुआ है, ताकि वो उस जीन का या उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन का अपने नाम पे पेटेंट रजिस्टर कराएं। इस वजह से जीन पेटेंटिंग को, चूँकि एक जगह पे हमने बोला कि ये ब्लॉक आइडियाज़ को ही ब्लॉक करता है, बट दूसरी जगह पे हम बोल रहे हैं कि नहीं, जीन पेटेंट तो इंसेंटिवाइज करता है रिसर्च और डेवलपमेंट को। वो कैसे? क्योंकि तुम कुछ नया इनोवेशन चाहते हो किसी एक जीन में, कोई नया जीन ढूंढना चाहते हो ताकि उस जीन का पेटेंट तुम्हारे पास ही आए। बट अगर आप ऑलरेडी किसी एक जीन पे पेटेंट रजिस्टर हो चुका है, उस जीन पे बहुत सारी कंपनीज़ कम काम करना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई एक केस में हमने बोला कि ये आइडियाज़ को ब्लॉक करता है, बट दूसरे केस में हमने ये बोला कि ये रिसर्च को इंसेंटिवाइज करता है। आइडियाज़ को ब्लॉक करता है उन फील्ड्स में जिनमें ऑलरेडी पेटेंट्स इशू हो चुके हैं, बट जो नोवल फील्ड्स होते हैं, नई फील्ड्स होते हैं, उनमें आइडियाज़ को ये प्रमोट करता है, उनमें ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और इंसेंटिवाइज करता है। क्योंकि अब कंपनीज के पास लालच होती है इस बात की कि ये पेटेंट अगर हमें मिला तो बाद में पैसा ही पैसा होगा, रॉयल्टी होगी, कि कोई भी उस जीन का इस्तेमाल करेगा तो पैसे हमें देने पड़ेंगे, उन लोगों को हमें पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो ऐसे ये जीन एक जगह पे आइडियाज़ को ब्लॉक करता है और आपको दूसरे सेंस में समझ आया कि ये इंसेंटिवाइज करता है रिसर्च और डेवलपमेंट को। चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो जीन्स BRCA1 और BRCA2, ये दोनों जीन्स का पेटेंट रजिस्टर था फॉर ए कंपनी नोन एज मायरिएड बायोटेक लिमिटेड। और ये जीन्स हैं जो है ना, इनको इस्तेमाल किया गया था टू प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ओवर ओवेरियन कैंसर। फीमेल्स में कितनी पॉसिबिलिटी है ब्रेस्ट कैंसर की ओवर ओवेरियन कैंसर, इन्हीं दो जीन्स का इस्तेमाल किया गया था टू फैसिलिटेट दैट स्टडी। बट ये दोनों जीन्स किस कंपनी के नाम पे रजिस्टर थे? मायरिएड बायोटेक लिमिटेड। और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट जो थे यूनाइटेड स्टेट्स के, दे चैलेंज्ड दीज पेटेंट्स। कौन से पेटेंट्स? पेटेंट्स ऑफ दीज टू जीन्स BRCA और BRCA2, जो कि मायरिएड बायोटेक लिमिटेड के पास पेटेंट्स थे इन दोनों जीन्स के। उनको दोनों पेटेंट्स को चैलेंज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में बाय एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट। और उन्होंने रीजंस ये दिए कि भाई हम इसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने बोला कि जो ये जीन है ना, उन्होंने एज इट इज़ जीन्स को ही पेटेंट कर दिया था, कोई मतलब कुछ नया नहीं था उसमें, मतलब नेचर में जैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एज इट इज़ बोला कि भाई हमने ये जीन को फाइंड किया तो ये हमारा है। तो ट्रिप्स के अकॉर्डिंग दैट इज़ नॉट हाउ द पेटेंट्स आर बीइंग रजिस्टर्ड, दैट इज़ नॉट हाउ यू विल बी ग्रांटेड अ पेटेंट। बट अब यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट ने ये बताया कि भाई लोग, जीन जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। किसको बताया? सुप्रीम कोर्ट को बताया जब उन्होंने ये पेटेंट्स को चैलेंज किया, कि बोला कि जीन जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये जो पेटेंट्स है, ये पेटेंट्स ऑफ दीज टू जीन्स BRCA1 और BRCA2, ये पेटेंट्स बेनिफिट नहीं करते हैं हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, यानी कि इनका कमर्शियल यूज़ उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। लेटर और बाद में क्या हुआ, ये दोनों पेटेंट्स को जो मायरिएड बायोटेक लिमिटेड के पास थे, दोनों को जुडिशरी ने कॉश किया और कॉश करने का रीज़न बता दिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने। उन्होंने बताया कि तुम लोग किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट, किसी भी नेचुरल प्रोसेस या किसी भी नेचुरल नॉर्म उसको पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये बेस बनाती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की। अगर आप किसी प्रोसेस को ही या किसी नेचुरल इवेंट या नेचुरल नॉर्म या नेचुरल प्रोडक्ट को ही पेटेंट कर देते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहते ही नहीं हो। तुम ये चाहते हो कि कोई और उस पर काम करने से पहले आपको पैसे दे। भाई ऐसा नहीं हो सकता। नेचुरल प्रोडक्ट को कैसे आप ये पेटेंट करा सकते हो उन चीज़ों पे। तो इस वजह से इन सब चीज़ों पे, कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल नॉर्म्स पे आप पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेस बनाती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की। क्योंकि आगे और रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं आइडियाज़ और नेचुरल प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड होती है। और दूसरा जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसको क्यों कॉश कर रहे हैं, कि ये जो पेटेंट्स है, दीज पेटेंट्स आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट द फिलॉसफी बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पेटेंट्स। जो पेटेंट्स देने का मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने रिसर्च किया, इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी और मनी इन्वेस्ट किया, मैन पावर इन्वेस्ट किया, कोई एक नॉवल चीज़ उसने ये इन्वेंट की, कोई एक इन्वेंशन के बाद अब अगर उसने वो सारा काम किया, उससे ह्यूमन काइंड को बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। अब ह्यूमन काइंड को फ़ायदा मिल रहा है, इस वजह से जो अब बंदा उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, उसको, उस बंदे को जिसने इससे पहले इन्वेंट किया, उसे थोड़ी रॉयल्टी देनी है एज ए गुडविल जेस्चर। वो अमाउंट वही बंदा रेगुलेट करेगा कि उसको कितना चाहिए, जिसके नाम पे पेटेंट रजिस्टर है। अब जो ये आइडिया और फिलॉसफी है ना, इस पेटेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पेटेंट्स के बिहाइंड, ये बोलता है कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो तुम लोगों को पेटेंट मिले थे मैरियाड बायोटेक लिमिटेड को, ये पेटेंट्स तो दे आर वर्किंग अगेंस्ट द फिलॉसफी बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पेटेंट्स, क्योंकि इन्होंने एज इट इज़ नेचुरल जीन्स को ही पेटेंट करा दिया था। ठीक है, बाद में अभी कैसे हुआ था, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और बाद में तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने बोली, वो ये था कि नो मैटर हाउ रिमार्केबल अ डिस्कवरी इज़, इट कैन नेवर बी एलिजिबल टू गेट ए पेटेंट। बहुत बढ़िया बात ये कि चाहे तुम कितनी भी बड़ी चीज़ को डिस्कवर करो, कितने भी बड़े रिमार्केबल डिस्कवरी हो तुम्हारी, भाई डिस्कवरी पे कोई पेटेंट नहीं मिलने वाला। चाहे तुम कुछ भी करो, डिस्कवरी पे कोई पेटेंट नहीं है। तुम बोलोगे ये मैंने पहले देखा तो मुझे पेटेंट चाहिए, नहीं भाई, डिस्कवरी पे कोई पेटेंट नहीं है। जब तक तुम, उसके बाद ही वो ट्रिप्स वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे फॉर ग्रांटिंग ए पेटेंट फॉर ए जीन, कि जीन का नॉवल होना इज़ इम्पॉर्टेंट, जीन में एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और जीन का एक कमर्शियल यूज़ होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बाद में आई। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, कि चाहे तुम कितनी भी रिमार्केबल डिस्कवरी करो, डिस्कवरी पे कोई पेटेंट रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इन जीन्स, इन पेटेंटेड जीन्स जो मैरियाड बायोटेक लिमिटेड के नाम पे पेटेंटेड थे, उन दोनों को कॉश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बात और, ह्यूमन जीनोम के अंडर, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम के अंडर ही जीन्स को डिस्कवर कर दिया गया था। जब हमने जीनोमिक्स में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है ये सब। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, जिसमें सारे जीन्स के बारे में पता चला था पहली बार, तो ये एक पब्लिक फंडेड प्रोग्राम था। इसी वजह से आप किसी एक जीन को एज इट इज़ पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो तुम्हारी डिस्कवरी नहीं है। वो तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हर एक जीन को एनालाइज किया गया था, डिस्कवर किया गया था, एक बेसिक आइडिया आपको वहीं से मिला था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक पब्लिक फंडेड प्रोग्राम था, इस वजह से नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेयर डिस्कवरी यू कैन नॉट बी ग्रांटेड पेटेंट। ठीक है, और ये सारे रीजंस दे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ये मैरियाड बायोटेक लिमिटेड के दोनों जीन्स के पेटेंट्स को कॉश कर दिया। ठीक है, चलो अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि जीन पेटेंट्स का इंडिया में क्या हाल है। देखो, पहली बात, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर इंडिया में जीन पेटेंट्स अलाउड ही नहीं है। अब हमारे इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 का जो सेक्शन 3 क्लॉज सी है, उसके
अंदर ये लिखा गया है, ये बोला गया है कि कोई भी लिविंग सब्सटेंस या कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस जो नेचर में पाया जाए उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। वही बात जो पीछे की थी, हाउ रिमार्केबल अ डिस्कवरी इज़ इट कैन नॉट बी पेटेंटेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोला था, बट हमारे इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में ऑलरेडी ये बात मेंशन थी कि भाई नो मैटर व्हाट, कि तुम्हारे यहाँ पे कितना ये जो कोई भी सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग जो नेचर में पाया जाए उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। सेक्शन 3 क्लॉज सी के अंडर और सेक्शन 3 क्लॉज जे के अंडर ऐसा बोला गया कि आप एक प्लांट को या एक एनिमल को या एक प्लांट के छोटे से पार्ट को या एक एनिमल के छोटे से पार्ट को आप पेटेंट नहीं कर सकते। कुल मिला के ये बोला गया कि जीन पेटेंटिंग का देयर इज़ नॉट इवन अ रूम फॉर डिस्कशन फॉर दिस। तो जीन पेटेंटिंग इंडिया में अलाउड ही नहीं है अभी तक। बट हमारी बायोटेक इंडस्ट्री जो है इंडिया की, वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस एक्ट को अमेंड करिए सो दैट जीन पेटेंट्स को इंडिया में अलाउ किया जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने हमारे इंडिया में कुछ गाइडलाइंस इशू की और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जीन जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो इन इट्स नेचुरल फॉर्म, उस पे कोई पेटेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने जो बोली कि वो जीन्स जिनको आप एज प्रोब और मार्कर यूज़ करते हैं वो जीन्स भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। प्रोब और मार्कर का मतलब हुआ, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जीन के बारे में आपको उसका फंक्शन पता है और उसका आपको किसी एक चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मासेस, कॉमन पब्लिक, तो इस वजह से उस पर्टिकुलर जीन को आप पेटेंट नहीं कर सकते। सो ऐसे जीन विच आर यूज्ड एज प्रोब और मार्कर जीन्स कैन नॉट बी पेटेंटेड। समझ रहे हैं? तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज कुछ भी नहीं है। सो ये जीन पेटेंट है ना, थोड़ा ड्राई है। आई होप आपने यहाँ पे ये समझ लिया। इस चीज़ को, पेटेंट्स वगैरह को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, वो हमारा बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। तो आप निश्चिंत रहिए कि उस टाइम पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी के लिए यू जस्ट बेयर विद मी। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो बातें हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला। एंड आई विल मेक श्योर कि आपके यूपीएससी या पीएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, you are not going to miss on all of or any of those questions. All right, now that's how we have concluded this topic. एंड आगे आने वाली वीडियो में हम एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और हम कुछ ह्यूमन डिजीज़ लाइक जापानीज़ इंसेफेलाइट्स और नोवेल कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।